टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। सबसे पहले बात करेंगे सनातन बोर्ड बनाने की मांग पर हो रहे सियासी संग्राम की। दरअसल मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने वक्फ बोर्ड की तरफ से ही सनातन बोर्ड के गठन की मांग की है। साथ ही बात करेंगे महाराष्ट्र में चुनावी शोर की, जहां पर इंडिया गठबंधन के साथ में अखिलेश यादव को महाविकास अघाड़ी इग्नोर कर रहा है। इस पर क्या है समाजवादी पार्टी का रुख और बीजेपी कैसे चुटकी ले रही है, ये भी आगे आपको बताएंगे। इसके साथ ही बात करेंगे मैनपुरी की करहल सीट के सियासी समीकरण की, जहां फूफा वर्सेस भतीजा तो मैदान में ही है, बीएसपी ने भी ताल ठोक रखा है। इसके अलावा बात करेंगे उत्तराखंड की केदारनाथ सीट की, जहां पर काफी खींचतान के बाद में कांग्रेस ने टिकट का ऐलान तो कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या गुटबाजी पर विराम लग गया है। इन खबरों को देखते हैं विस्तार से लाख टके की बात में। क्या वक्फ बोर्ड की तरह से देश हिंदू संपत्तियों की सुरक्षा के लिए सनातन बोर्ड बनाए जाने की जरूरत है? वक्फ संशोधन बिल के वक्त से ही इस तरह की मांग उठती रही है, लेकिन अब मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सरकार से सीधे सीधे मांग कर दी है कि वो वक्फ की तरह ही सनातन बोर्ड का गठन करें। जहां तक वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सवाल है, तो एक आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा समय में वक्फ बोर्ड के पास देश भर में 8.7 लाख संपत्तियां हैं। ये संपत्तियां 9.4 लाख एकड़ में है, जो देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है। वहीं वक्फ बोर्ड के पैसों का हिसाब देखा जाए तो वक्फ के पास में 8.7 लाख की संपत्तियां हैं और ये संपत्तियां 2019 से 2024 के बीच में 50% तक बढ़ी हैं। वक्फ बोर्ड अपनी जमीन पर मार्केट बनाता है, अपनी संपत्तियों को किराए पर देता है और बीते 10 साल की औसत कमाई करीब 90 करोड़ रही है। देश भर में वक्फ के 2093 स्कूल हैं और वक्फ बोर्ड सिर्फ 1409 मदरसों का संचालन करता है। खैर, अब कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की मांग पर सियासत तेज हो गई है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का ये बयान इन दिनों सुर्खियों में है। एक और देश भर में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर घमासान मचा है। वक्फ बोर्ड की तर्ज पर देश में सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर दी है। दरअसल देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड की मांग करते हुए 2 टूक शब्दों में कहा कि देश में अगर वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड का भी निर्माण करना होगा। साथ ही जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हथिया रखी है, उतनी ही जमीन सनातन बोर्ड को भी देनी होगी। इसके साथ ही देवकीनंदन ठाकुर ने 16 नवंबर को दिल्ली में विशाल धर्म संसद का आयोजन करने का ऐलान किया। वक्फ बोर्ड इस देश में रहेगा तो सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। सनातन बोर्ड का निर्माण इस देश में सरकार को करना होगा। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को इसका जवाब देना होगा। अगर आप वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करते हो तो आपको सनातन बोर्ड का सपोर्ट करना होगा। और जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हथिया रखी है, उतनी जमीन सरकार को कहीं से भी एक्वायर करके हमारे सनातन बोर्ड को देनी पड़ेगी। वक्फ बोर्ड कह रहा है कि सदन भी हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी है दिल्ली में। एयरपोर्ट भी वक्फ बोर्ड का है और वो दिन दूर नहीं जब वो पूरा ही 10-12 साल रुक जाओ, वो कहेंगे पूरा देश वक्फ बोर्ड का है। और हम लोग मजे से कुर्सियों के लिए राजनीति कर रहे हैं। अरे कुर्सियों का विषय नहीं है, देश को सुरक्षित, संस्कृति को सुरक्षित, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित करने का विषय है, धर्म को बचाने का विषय है। देवकीनंदन ठाकुर के वक्फ बोर्ड पर दिए बयान का समर्थन अयोध्या के संतों ने भी किया है। महंत राजूदास ने तो वक्फ बोर्ड को हटाने तक की मांग कर डाली है। वहीं मुस्लिम स्कॉलर ने देवकीनंदन ठाकुर को बाबा बताते हुए कहा कि उनको नियम कानून की कम जानकारी थी। उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड हटनी चाहिए। स्वाभाविक है, जब एक बार धर्म के आधार पे देश का बंटवारा हो गया, आप जमीन भी ले लिए, पाकिस्तान भी चले गए और उसके बाद आपको बोर्ड भी चाहिए। इसके नाते मैं मांग करता हूं कि जितने सिंधी सिंध में हिंदुस्तान आना चाहते हैं, उनको इस वक्फ बोर्ड की ज़मीन में बसाना चाहिए, क्योंकि वो आना चाह रहे हैं और वहाँ से पाकिस्तान आने नहीं दे रहा है। उनको बाबा हैं, उनको नियम कानून की जानकारी नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोलते रहते हैं और सरकार का शय मिल रहा है उनको, इसलिए कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे। दूसरी बात यह है कि जब देश आज़ाद हुआ तो क्रिश्चियन प्रॉपर्टी कंपनी एक्ट में गई और हिंदू प्रॉपर्टी ट्रस्ट एक्ट में गई।
इसीलिए सारे मंदिर और सारी हिंदू संप्रदाय की जो भी ज़मीनें होती हैं वो ट्रस्ट में होती हैं, और मुसलमानों ने अपनी ज़मीन को वक्फ में रखा। वक्फ का मतलब कि उस ज़मीन को किराए पर दिया जा सकता है, लेकिन उसको बेचा नहीं जा सकता। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह पहल करना होगा, सरकारों से मांग करनी होगी, हिंदू समाज संगठित होकर आगे आकर मांग करे कि वह बोर्ड को समाप्त करें, अन्यथा ये पाकिस्तान से बड़ा देश बना लेंगे। जाहिर सी बात है, इनके पास आज तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं। तो सबसे पहले हमें इस बात पर पहल करनी पड़ेगी कि हम जल्द से जल्द वह बोर्ड को समाप्त करें, और उसके बाद यदि जनता जागरूक है, संगठित हिंदू एकत्र होकर आगे आता है, तो निश्चित ही सनातन बोर्ड का भी पहल किया जाएगा। उधर देवकीनंदन ठाकुर की इस मांग को बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का भी समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि देवकीनंदन ठाकुर की बात जायज है, सबका बन रहा है तो बनने दीजिए, हमें तो नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। वहीं कथावाचक की मांग पर सियासत में समाजवादी पार्टी भी कूद पड़ी है। उसका मानना है कि अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। देवकीनंदन जी से बात करेंगे, हमको तो लगता है कि उनकी भी बात जायज है, बनना चाहिए सनातन। अब जब सबका बनना है तो उसमें बनने में क्या दिक्कत है, बनना चाहिए। हमको तो नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। हरियाणा वहाँ अगर धर्म अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, चाहे वक्फ बोर्ड के लोग हों, चाहे हिंदू पक्ष हो, चाहे और क्रिश्चियन माइनॉरिटी से लेके अल्पसंख्यक सिख माइनॉरिटी तक हों, जो भी ऐसी बात करना चाहता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है, उस धर्म के माध्यम से शिक्षा से लेके सामाजिक संस्थाएं बनाना चाहता है, हम लोग को उसका स्वागत करना चाहिए, मदद करना चाहिए। केवल परहेज धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों से करना चाहिए, धर्म के का राजनीति में दुरुपयोग करने वालों से करना चाहिए। जाहिर है, आगामी 16 नवंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली धर्म संसद में सनातन बोर्ड की मांग पर जोर रहेगा। साथ ही लव जिहाद, गौ हत्या, कृष्ण जन्मभूमि को वापस लेने सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर वाराणसी पहुंचे सीएम योगी ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत मंडप समारोह में हिस्सा लिया है। संस्कृत के छात्रों को पहले बार एक साथ मिलने वाली स्कॉलरशिप योजना का शुभारंभ भी किया है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने 23 साल के बाद संस्कृत छात्रवृत्ति योजना में संशोधन किया है। वहीं इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब भारत और सनातन का समय आ गया है। मुझे लगता है कि अब ये समय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सभ्यता, संस्कृति, सनातन धर्म और भारत का समय आ गया है, और भारत के समय को, संस्कृत को नेतृत्व देने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। इसके लिए आज मैं आपके पास आया हूं। महाराष्ट्र की राजनीति में समाजवादी पार्टी और साथ ही उनके मुखिया अखिलेश यादव को जमकर इग्नोर किया जा रहा है। दबाव की राजनीति के बावजूद अखिलेश यादव की पार्टी को महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन के साथ ही तवज्जो नहीं दे रहे। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और साथ ही एनसीपी, शरद पवार और साथ ही एमवीए गठबंधन का हिस्सा है। ये तीनों ही पार्टियां इंडी गठबंधन में भी भागीदारी है, जिसका समाजवादी पार्टी भी हिस्सा है। फिर भी महाराष्ट्र के चुनाव में एनडीए दल सीट बंटवारे में समाजवादी पार्टी को इग्नोर कर रहा है। इसको लेकर अब अखिलेश यादव के सब्र का बांध भी टूटने लगा है। लेकिन जो इग्नोर कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए आपको। नहीं, राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन में सीटों को लेकर तनातनी जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के तहत महाराष्ट्र में कुछ सीटें सपा के लिए चाहती हैं। हालांकि अभी तक महाविकास अघाड़ी की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया है। अपनी इग्नोरेंस के बीच अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हमें गठबंधन में नहीं रखा जाता है तो हम जहां मजबूत हैं वहां चुनाव लड़ेंगे। ये मुझसे मत पूछो, हम तो इग्नोर होने वाले लोगों में से हो सकते हैं, लेकिन जो इग्नोर कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए आपको। तो कितनी सीटों पर से लड़ने का फैसला? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे। जहां संगठन होगा
और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते हैं वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में मुख्य रूप से कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट शामिल है। तीनों ही दल 85 सीटों पर चुनाव लड़ने को सहमत हुए हैं। इधर कांग्रेस ने महाराष्ट्र में 87 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 12 सीटें मांग रही थी, लेकिन सूत्रों की माने तो एसपी को 5 सीटें भी मिलती हैं तो वो गठबंधन में शामिल होने को तैयार है। और ये फॉर्मूला जमीन पर नहीं उतरा तो अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया है कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। क्या 25 सीटों पर फैसला होगा? नहीं, त्याग, राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। उधर महाराष्ट्र में सीटों को लेकर मचे खींचतान पर एक ओर कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किए जा रही है तो वहीं दूसरी ओर सीटों का लॉलीपॉप भी दे रही है। समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर ये कहना है कि हम जहां पर जीत रहे हैं वहीं पर सीट मांग रही है। इधर महाराष्ट्र में एसपी के इग्नोरेंस पर बीजेपी चुटकी ले रही है। अगर गठबंधन उनके साथ नहीं होता तो जाहिर है उनको ये आज़ादी हासिल होगी, वो अपने उम्मीदवार जहां चाहें वहां लड़ाएं। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे मानना है कि अखिलेश यादव के साथ समझौता होना चाहिए, उनको एकोमोडेट करना चाहिए। वो जितनी सीटें मांग रहे हैं उसे ऊपर नीचे बात करके हम एकोमोडेट कर सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर 288 सीटें हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है सीट नहीं जीत का सवाल है, और जीत का सवाल इस बात पे भी निर्भर है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो संगठन है, वो ये महसूस करे कि न्याय संगत त्याग किया गया है। अगर संगठन पार्टी बहुत मजबूत है, जीतने की स्थिति में, और ऐसे समय में हम त्याग कर देंगे तो उसका उल्टा भी रिएक्शन हो सकता है। इसलिए इंडिया अलायंस की गठबंधन की मजबूती के लिए और बेहतर भाजपा को बेहतर तरीके से हराने के लिए आवश्यक है कि उतना त्याग समाजवादी पार्टी को करने तैयार है, जिससे कि उसका कार्यकर्ता इंडिया अलायंस के साथ खड़ा रहे, ठगा हुआ महसूस न करे। और बाकी जहां हम जीतने की स्थिति में हम वहीं दावा कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त हम ज्यादा कोई दावा नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश के बाहर कोई जनाधार या हैसियत नहीं है। ये बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, बल्कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने बताया और हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा ने इनकी हैसियत को बताया था। अब महाराष्ट्र के चुनाव में उछल कूद मचा रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण का भी खेल खेल रहे हैं, और साथ ही साथ एक चीज उन्होंने जरूर स्वीकार कर ली कि उनकी नज़र में त्याग तपस्या का कोई अर्थ नहीं है, और सत्य भी है। जो लोग पिताजी के नाते से, परिवार के नाते से सत्ता कुर्सी पा चुके हों, वो त्याग क्या जाने, संघर्ष क्या जाने। अब अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के उपचुनावों की चिंता करिए, जहां समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। महाराष्ट्र में मची सियासी खींचतान के बीच अखिलेश यादव यूपी के उपचुनाव पर भी नजर गड़ाए हुए हैं। इसके लिए उन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ रही है, इसलिए बीजेपी की हार तय है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से चुनाव नहीं लड़ रही है, अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ रही है। और जो पार्टी अधिकारियों के साथ चुनाव लड़ने लगे, समझ लो उसकी हार निश्चित है। आपको नहीं पता, आप ही के बीच से एक कोई निकला था, एक की हत्या हो गई थी। तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी किसी सीमा तक जा सकती है। बहरहाल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो या यूपी का उपचुनाव, दोनों जगहों पर सियासी गहमा गहमी जारी है। पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन अभी नतीजों में वक्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा हॉट सीट मैनपुरी की करहल सीट को माना जा रहा है, जहां पर एक तरफ तो समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को मैदान में उतरा, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश प्रताप यादव को मैदान में उतारा है, जिससे कि करहल सीट पर चुनावी घमासान तेज हो गया है। आज आपको करहल सीट का चुनावी विश्लेषण समझाते हैं, ये रिपोर्ट देखिए।
उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव का घमासान जोरों पर है, जिसमें मैनपुरी की करहल सीट सबसे हॉट सीट में गिनी जा रही है। सबसे पहले करहल सीट के इतिहास पर नजर डालते हैं। यहाँ इस सीट पर समाजवादी पार्टी का 7 बार कब्जा रहा है। इस विधानसभा सीट से 1985 में दलित मजदूर किसान पार्टी के बाबूराम, 1989 और 91 में समाजवादी जनता दल और 1993-96 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर बाबूराम यादव विधायक निर्वाचित हुए। 2000 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के अनिल यादव, 2012 और 2017 में बीजेपी के टिकट पर सोवरन सिंह यादव विधायक चुने गए। करहल विधानसभा सीट से 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सोवरन सिंह यादव पर ही भरोसा जताया। समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे सोवरन सिंह यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के रमा शाके को 40,000 से अधिक वोट के बड़े अंतर से शिकस्त दी थी। काम बढ़िया करेगा, किसी पार्टी का व्यक्ति जो काम बढ़िया करेगा वही जीतेगा, उसमें क्या है, कोई भी हो। फिर भी मुद्दा क्या होगा? ऐसा कौन सी चीज़ है जो करहल विधानसभा की है या गिरोर की है जो लोग चाहते हैं, आप चाहते हैं कि गिरोर में ये चीज़ हो जाए? देखो, ये तो चीज़ एक आदमी के दिल के अंदर है, खुल के नहीं कोई किसी से कह सकता किस पार्टी को वोट देना है, किसको नहीं देना है। जो काम सही करेगा उसी को इंसान वोट देगा, जो काम ही नहीं करेगा उसे वोट क्या देगा। करहल विधानसभा है, ये गिरोर का क्षेत्र है, ऐसा कौन सा मुद्दा होगा जिसमें आदमी, हर व्यक्ति चाहता है कि ये मुद्दा पूरा हो, या ये अखिलेश यादव से हो चाहे भाजपा से हो? सबसे पहले बेरोजगारी। उपचुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने भी इस बार समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश प्रताप सिंह पर दांव लगाया है। इससे करहल सीट का चुनाव और भी दिलचस्प नजर आ रहा है। वहीं बीएसपी ने भी उपचुनाव में ताल ठोंककर इसे और पेचीदा बना दिया है। इस बार बड़ी जीत समाजवादी पार्टी की होगी। करहल का रिश्ता समाजवादी पार्टी के साथ, मैनपुरी का रिश्ता नेताजी के साथ में बहुत पुराना है। जब राजनीति में नहीं थे उससे पहले का रिश्ता यहाँ के लोगों से, और चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस सीट से इस्तीफा दिया है तो लोगों का ही मन है कि और ज़्यादा मतों से पार्टी को जिताएं। काल दोहरा पाएंगे? दोबारा दोहराएगा, बहुत अच्छे वोटों से जीतूंगा। मुझे हर समाज का, हर वर्ग का, यादव समाज का, सब हर समाज का मुझे बहुत समर्थन मिल रहा है। किस तरीके से करहल का चुनाव देखें, क्योंकि उस समय जब दौर था वो परसीमन की व्यवस्था की गई? परसीमन तो जानबूझ के बिगाड़ा गया था, मगर मैं दोबारा यहाँ से विधायक बना तो यहाँ घिरोर विधानसभा का फिर पुनर्गठन हुआ। एक वर्ग विशेष या कह लीजिए पार्टी विशेष के लोगों को जो अवसर दिया जा रहा है, तो मैनपुरी से करहल जाइए या मैनपुरी से गिरोर तक जाइए, जो आपको व्यवस्थाएं देखने को मिल रही होंगी उस पार्टी के लोगों की मिल रही होंगी, चाहे वो आपको क्या बताऊं, गोल्ड हो, कॉलेज हो, भट्टा हो, मिल हो, पेट्रोल पंप हो, सभी उनकी पार्टी ने उनके लोगों को दिया है। यहाँ 3.5 लाख से अधिक मतदाता हैं। अनुमान के मुताबिक इस विधानसभा क्षेत्र में यादव मतदाताओं की बाहुल्यता है। शाक्य, ठाकुर, ब्राह्मण, लोधी और एससी मतदाता भी इस सीट का चुनाव परिणाम निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। करहल विधानसभा सीट में मुस्लिम मतदाता भी अच्छी तादाद में हैं। इस लिहाज से करहल सीट पर जातिगत समीकरण भी प्रत्याशियों के जीत और हार का अनुमान लगाने में सटीक बैठते हैं। प्रत्याशियों को लेकर करहल की जनता भी अपनी नजर बनाए हुए है और आने वाले चुनाव में ही जनता अपने मन की बात कहेगी। सही बात तो ये है, ये करहल विधानसभा क्षेत्र जातीयता के आधार पर बनाया गया क्षेत्र है। घिरोर विधानसभा खत्म करने के बाद में राजनीतिक दलों ने, सत्ता पक्ष उस समय जो राजनीतिक दल था उसने घिरोर विधानसभा खत्म करके करहल विधानसभा बना दी। तो करहल विधानसभा के समीकरण इस प्रकार से बनाए गए हैं जिसमें कभी यहाँ से हमको लगता है कि समाजवादी पार्टी के अलावा यहाँ से कोई जीत नहीं सकता है। मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा का उपचुनाव भले ही छोटा हो, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में इस करहल विधानसभा सीट की चर्चा है। ये सीट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सांसद बनने के बाद छोड़ी है और अब इस विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में रिश्ते में फूफा और भतीजा आमने सामने हैं।
मैनपुरी से न्यूज 18 के लिए देवेंद्र चौहान की रिपोर्ट। न्यूज 18 ने ऑपरेशन ब्लैक मैजिक के जरिए दिवाली से पहले दब और प्रतिबंधित जीवों की तस्करी और साथ ही कालाबाजारी पर बड़ा खुलासा किया। देहरादून में एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान न्यूज 18 के अंडरकवर रिपोर्टर ने दलाल के जरिए सपेरों से संपर्क किया था और दिवाली पूजा के लिए एक कोबरा की डिमांड की गई थी। इस ऑपरेशन के दौरान कई अहम खुलासे हुए हैं। इन तस्करों ने कैमरे पर स्वीकार किया है कि वो दुर्लभ प्रजाति के सांप ही नहीं बल्कि उल्लू और कछुए जैसे प्रतिबंधित जीव भी बेचते हैं। इन जीवों को पूजा और तंत्र मंत्र के लिए लाखों रुपए की कीमत पर खरीदा और बेचा जाता है। तो पूजा करी और फिर छोड़ दिया सांप। छोड़ना ठीक रहता है। फिर कोई आपने उसको अपना उतार चढ़ाव किया, हाँ, तो छोड़ दिया ना। अब उतारा चढ़ाया वो दे दिया, वही आपकी पिटारी में बंद हो जाएगा। हाँ, कोई फायदा नहीं, तो उसे छोड़ देना है फिर। हाँ। तो लोग फन वाले सांप लेके जाते हैं सर पूजा के लिए। फन वाला चलता है और एक चलता है वो 2 मुंह वाला सांप। 2 मुंह वाला सांप तो बहुत महंगा हो। बहुत महंगा हो। तो कितना है वो? तो मिनिमम मान के चलो आप 2-2.5 लाख रुपये तक मिलेगा। वो भी मिल जाता है? 1-1.5 लाख ऐसे। वो भी मिल जाता है किलो के हिसाब से मिलता है। किलो के हिसाब से खाते हैं क्या लोग उसे? नहीं खाते नहीं है, पर उसका वेट के हिसाब से होता है ना। और किसी को चाहिए वो आपको 1 किलो 1.5 किलो से ऊपर का कोई मिलेगा? है यहाँ अवेलेबल है? यहाँ नहीं। राजस्थान की साइड से, मुरादाबाद राजस्थान की साइड से। तो मुझे मतलब फन वाला लूँ सांप और उसकी पूजा करूँ और क्रिया करके उतार दूँ? छोड़ काले रंग का ही दोगे ना तुम? हाँ, फन वाला काला रंग का होगा। तो जो तुम सांप दोगे उसका मतलब जहर निकला हुआ होगा? हाँ, उसका जहर निकला होगा। जहर वाला देंगे तो भाई चला सामने पूजा पाजा करते हुए काट ही लिया, बंदा ही मर जाएगा, क्या फायदा। बहुत ही ज्यादा। इसकी उम्र कितनी होगी? इसकी 1000 वर्षों से। इसकी हाँ जी 1000? हाँ जी 1000 वर्ष का है? अभी कितने साल का है? अभी 2-3 साल का है। अच्छा, अभी 2-3 साल का। 2-3 साल का बच्चा है। और ये 1000 वर्ष की उम्र है। जैसे मतलब इच्छाधारी नहीं होते ऐसे बन जाते हैं, लेकिन उसमें से 100 आदमी 100 सांपों से कोई सांप बनेगा जिंदारी। और यहाँ वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।